चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। हमारा चैप्टर है क्या चीज़, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी किसी भी, यहाँ तो सॉइल है, सॉइल कितना कंप्रेस होगा उसके बारे में जानेंगे। और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब होता है कि सॉलिड, सॉलिडेशन कितना सॉलिड हो सकता है, मतलब बीच बीच में सॉइल का जो वाइट्स होता है, वाइट्स को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो थोड़ा सा और सॉलिड टाइप का हो जाता है, मतलब कि हार्ड कितना हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, और डिटेल में देखेंगे। और हमारा चैप्टर नंबर 9 है ये। चलिए अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जो इम्पोर्टेंस लाइन है उसको हम लोग देख रहे हैं। वो हमारा लाइन क्या है। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो है हमारा, it is the process of decrease in the volume of soil mass due to the increase in loading। जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमारा सॉइल का क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वही एक प्रोसेस है जो कि वॉल्यूम रिड्यूस होता है। और कहता है वॉल्यूम, वॉल्यूम रिडक्शन इन द सॉइल में बी ड्यू टू। अब सॉइल है हमारा, सॉइल में से जब वॉल्यूम उसका रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ क्वांटिटी है जो उसमें से बाहर निकल रहा है। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जो बाहर निकलेगा, तो कंप्रेस एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर्स, उसके अंदर जो एयर्स है वो हमारा बाहर निकलेगा। ठीक, और एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, अब जो पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मौजूद है वो वाटर हमारा बाहर निकलेगा। तो क्या हो गया, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर्स, पोर वाटर्स हमारा निकल रहा है। अब फिर कहता है कंप्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा मॉलिक्यूल्स जो है, अब जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसका साइज डिफरेंट डिफरेंस पर, इसको आप कंप्रेस कीजिएगा। जब इस पर आप लोड लगाइएगा ऊपर से तो क्या होगा, ये पास पास आ जाएगा। ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो गया, पास पास आ गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, तो वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंप्रेस हो गया। और चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि आपका ये पार्टिकल्स है, सॉइल का ये सब पार्टिकल्स है। ठीक, ये सब हमारा सॉइल पार्टिकल्स है। अब क्या किया हम, इस पर एक लोड लगाएं। ठीक, इस पर लोड लगा रहे हैं तो इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। ओरिएंटेशन चेंज होगा इसका मतलब है कि अब अपने आप को सब एडजस्ट करना चाहेगा एक दूसरे को पास पास में। देखिए, ठीक, क्या हो रहा है, सब ओरिएंटेशन इसका चेंज हो गया। यह अब क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, यानी V है तो यह हो गया V1, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी V बड़ा है V1 से। ठीक, वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब सिंस वाटर एंड सॉइल मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर नॉन कंप्रेसिबल, अब हम लोग मानते हैं कि वाटर जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉइल भी, सॉइल मॉलिक्यूल्स होता है वो भी इनकम्प्रेसिबल होता है। हेंस दिस अकाउंट वॉल्यूम चेंज इज नेग्लेक्टेड। तो हम लोग वाटर में और सॉइल में जो हमारा जो वॉल्यूम चेंज होगा एक्चुअल सॉलिड मास का, उसको हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे, बहुत ही कम वॉल्यूम चेंज होगा ड्यू टू वाटर एंड इसके कंप्रेसिबिलिटी के कारण। ठीक, और नॉन कंप्रेसिबल होता है इसीलिए। और कहता है कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड एक्टिंग ऑन द सॉइल एट द टाइम एंड सॉइल टाइप इट्स स्ट्रक्चर। क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी हमारा डिपेंड करता है किस पे, अपॉन द स्ट्रक्चर, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब कितना इफेक्टिव स्ट्रेस हम लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या, कंप्रेसिबिलिटी और एक्टिंग ऑन द सॉइल मास, और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है उस पर हमारा कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बारे में, द डिक्रीज इन द सॉइल वॉल्यूम बाय द स्क्यूजिंग द आउट ऑफ पोर वाटर्स एंड अकाउंट ऑफ द ग्रेजुअल डिसिपेशन of the excess hydrostatic pressure induced by the imposed low total stress है, इट इज डिफाइंड एज द कंसोलिडेशन। डिफिनीशन हमारा है। ठीक, अब कंसोलिडेशन कैसे होता है कि एक्सपल्सन ऑफ, एक्सक्यूजिंग आउट ऑफ पोर वाटर, हमारे सॉइल मास में से जो हमारा पोर वाटर बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। और एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंड्यूस इन द इम्पोज टोटल स्ट्रेस। ठीक, और उसके बाद तो टोटल कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल इज डिवाइडेड। अब हम इसको
दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन सा पार्ट है? प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में हमारा क्या होता है? इससे पहले हम लोग कंपैक्शन पढ़ चुके हैं। कंपैक्शन जो पहले से कंपैक्शन किसके कारण होता है? ड्यू टू एयर एयर का निकलना, एयर आउट, एक्सपल्सन ऑफ एयर जब हम निकालते हैं सॉइल मास से तो उसको कंपैक्शन कहते हैं। कंसोलिडेशन में क्या करते हैं? वाटर को, पूर वाटर हम लोग निकालते हैं तो कंसोलिडेशन कहते हैं। अब इसका दो टाइप है। वो कौन कौन टाइप्स है हमारा? पहला टाइप्स है प्राइमरी कंसोलिडेशन, दूसरा है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो हम लोग प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या करते हैं? दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन द सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड। जब हमारा सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, क्या है भैया? फुल्ली सेचुरेटेड। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर द सेचुरेटेड सॉइल, पोर प्रेशर इज इंक्रीज। हमारा क्या हो रहा है? जब सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है और इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ओवर द सेचुरेटेड सॉइल। अब क्या हो रहा है? तो पोर प्रेशर इंक्रीज करता है। क्या कर रहा है? पोर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। एज द रिजल्ट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर अकर इफ द ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड व्हेन द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर स्टॉप। क्या बोला? कि जब हम ड्रेनेज उसमें प्रोवाइड करेंगे, जब ड्रेनेज हमारा प्रोवाइडेड होगा, ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड होगा तो उसमें से क्या होगा कि वाटर बाहर निकलेगा। और प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीटेड व्हेन द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर स्टॉप्स। जब हमारा उसमें से वाटर निकलना, एक्सपल्सन होना बंद हो जाएगा, उस तब तक के प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन कहलाएगा। जब ठीक उस समय ये प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन सॉइल रिमेन्स सेचुरेटेड, एस इज इक्वल टू 1। सेचुरेटेड जब होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। एंड फ्लो ऑफ वाटर इज अंडर द लेमिनार कंडीशन। तो लेमिनार कंडीशन तो आर का वैल्यू कितना होगा? रिलॉन्स नंबर लेस देन 1 होगा। ठीक, प्राइमरी कंसोलिडेशन में। ठीक, और डार्सी लॉ इज अप्लीकेबल होगा। क्या होगा? डार्सी लॉ हमारा अप्लीकेबल होगा। फिर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड वाटर इन इक्वल टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच कैन बी मेजर। अब बताइए कि जो हमारा सॉइल मास है, जो हम लोग 3 फेज 2 फेज सिस्टम के द्वारा दिखाते हैं ना सॉइल को, ठीक, ये हमारा मान लीजिए सॉइल का है। ठीक, सॉइल है और यहाँ वाटर है। अब हम लोग उसको पहले ही कंपैक्शन में निकाल, जो एयर हमारा होगा, एयर वर्ड्स, उसको हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक, 3 फेज होता है ना, फेज 1 फेज 2 फेज 3। और ठीक, तो यहाँ से तो ई कंपैक्शन में ख़त्म हो गया। अब हम लोग का कंसोलिडेशन पर रहे तो कंसोलिडेशन में क्या? वाटर का। यदि आपको मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ कि कोई एक सॉइल है, ठीक, और उसमें हमारा वाटर है, वाटर मान लीजिए 1/2 लीटर वाटर निकल गया। तो 1/2 लीटर वाटर का जो वॉल्यूम होगा वही ना इसका रिडक्शन वॉल्यूम होगा। अब हमारा इसका वॉल्यूम कितना हो गया है? इतना, ये पूरा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। अब इतना जो रिडक्शन हुआ, तो कि जितना वॉल्यूम रिडक्शन इसमें होगा वो किसका बराबर होगा? एक्सपेल्ड वाटर। जो वाटर यहाँ से निकला उसी का उतना ही वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। फिर कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेल्ड वाटर जितना निकला है उतना ही डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम इन सॉइल विच कैन बी मेजर, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिर कहता है सिंस सॉइल मास कंसिडर सेमी इनफाइनाइट देयरफॉर द चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन द डेप्थ semi infinite means the infinite area and finite depth is the area remains constant। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि सेमी इनफाइनाइट सॉइल हमारा कैसा है? इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि कुछ इनफाइनाइट भी होगा और कुछ फाइनाइट भी होगा। तो फाइनाइट हमारा क्या है? तो हमारा एरिया जो है मीन्स इनफाइनाइट एरिया, इनफाइनाइट एरिया और फाइनाइट डेप्थ। अब वॉल्यूम है, अब देख लीजिए हमारा जो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू हम लिखते हैं एरिया इनटू डेप्थ। मान लीजिए अब एरिया कांस्टेंट है, क्या है? एरिया कांस्टेंट है, ये है ए इनफाइनाइट और ई फाइनाइट। देखिए क्या बोल रहा है कि सेमी इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट एरिया, एरिया इनफाइनाइट है, फाइनाइट डेप्थ है। डेप्थ हमारा घट बढ़ नहीं रहा है, फाइनाइट है, तो रिमेंस द एरिया रिमेंस कांस्टेंट। ठीक, फाइनाइट है तो एरिया हमारा क्या होगा? रिमेंस कांस्टेंट होगा। ड्यू टू द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट आकर विच इज टाइम डिपेंडेंट।
अब देखिए ड्यू टू द प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेटलमेंट अकर होता है विच इज द टाइम डिपेंडेंट। ये क्या है हमारा टाइम डिपेंडेंट। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन पढ़े थे टाइम डिपेंडेंट का एक क्वेश्चन था हमारा, ठीक। वो हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक। यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट का एक क्वेश्चन था हमारा, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन, हाँ ये प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट, जो कि हम लोग ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन का था, इसका आंसर क्या है बी नंबर, ठीक। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले देख चुके हैं उसको। और अब हमारा जो है कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे थे ड्यू टू द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट अकर व्हेन इट टाइम डिपेंडेंट। अब और कहता है टाइम एंड द टाइम डिपेंडेंट द टाइम रिक्वायर्ड विल डिपेंड अपॉन टाइम, जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड विल डिपेंड्स अपॉन द, जो हमारा टाइम लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा हमारा, तो हमारा डिपेंड करेगा रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। जो हमारा कितना टाइम लगेगा हमको कैसे पता चलेगा, तो वो हमारा पता चलेगा रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, हमारा उसमें कितना लोड लग रहा है उससे हमको पता चलेगा, ठीक है ये। और उसके बाद कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना है सॉइल का, उस पर डिपेंड करेगा टाइम। फिर ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल है, 1 वे है या 2 वे है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर कहता है कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ विच प्रोवाइडेड अपॉन द थिकनेस ऑफ द सॉइल एंड टाइप ऑफ ड्रेनेज, ठीक, उस पर डिपेंड करेगा। ये हमारा 4 फैक्टर्स है जिसपे कि हमारा टाइम रिक्वायर्ड विल डिपेंड्स, हमारा जो टाइम कितना रिक्वायरमेंट होगा वो हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ये। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफ ऑन ए सेचुरेटेड सॉइल मास, हमारा सेचुरेटेड सॉइल मास है, इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड देन इनिशियली इट विल बी टेकन बाय द पोर प्रेशर, किसे, इट विल बी टेकन बाय द पोर प्रेशर, हैंस इंक्रीज इन द पोर प्रेशर, एक्सपल्सन ऑफ पोर प्रेशर, एक्सेस ऑफ पोर प्रेशर, ठीक, इंक्रीज इन द पोर प्रेशर, एक्सेस ऑफ पोर प्रेशर, ठीक, यू आई इक्वल टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर कहता है एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर टेक्स प्लेस एंड द एक्सेस पोर प्रेशर, ठीक, एक्सपल्सन ऑफ will be reduced and when the expulsion of water stop and the excess pore pressure become zero, ठीक, at this stage the primary consolidation is completed। हमारा क्या होता है जब एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर स्टॉप्स हो जाता है, अब वाटर नहीं निकलेगा, तो उस समय हमारा क्या हो जाता है कि स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा कहता है इफेक्टिव स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज बाय द चेंज इन effective stress 2 and the consolidation will again occur and soon, ठीक है क्लियर। उसके बाद हमारा कहता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन व्हेन एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज स्टॉप्ड एंड लोड कंटिन्यू टू एक्ट, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर अब नहीं निकल रहा है, स्टॉप हो चुका है, और लोड हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यू टू एक्ट, लोड फिर लगा रहे हैं, देन इट वेरी स्लो रेट द फर्दर वॉल्यूम चेंज में बी रिकॉर्डेड। अब क्या हो रहा है, अब वाटर निकल भी नहीं रहा है और फिर भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो रेट से हो रहा है, ठीक, बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है, रिकॉर्ड किया जाता है ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड्स। अब क्या होता है सॉलिड्स हमारा धीरे धीरे नीचे बैठता है, जमता है, ठीक, यह हुआ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और दिस इसी को हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। और ये क्या है टाइम डिपेंडेंट विच इज मच स्लोअर देन प्राइमरी कंसोलिडेशन, ये क्या होता है टाइम डिपेंडेंट होता है और किस मच स्लोअर देन प्राइमरी कंसोलिडेशन से ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज द मोर इन द प्लास्टिक सॉइल एंड हाईली प्लास्टिक क्ले, ठीक। अब ये किसके कारण हो रहा है, प्लास्टिसिटी के कारण हो रहा है, और वे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक, तो किसके कारण होता है
प्लास्टिक सॉलिड्स में ज़्यादा होता है और प्लास्टिक हाईली प्लास्टिक क्ले और इट में बी 10 to 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम चेंज एंड द कोर्स ग्रेन सॉइल ग्रेवल। क्ले में हाईली प्लास्टिक क्ले है, उसमें 10 से लेकर 20% टोटल वॉल्यूम चेंज होता है। इन कोर्स ग्रेन सॉइल में ग्रेवल और सैंड में इनेग्जिबल। अब किसी देखे हैं कि जैसे कोर्स ग्रेन हुआ, जैसे कंकर वगैरह होता है और गिट्टी वगैरह होता है, उसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से एक दूसरे से चिपकता नहीं है और वो परफेक्ट जमता नहीं है। ठीक, उसमें इसलिए नेग्जिबल माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं अब क्या है हमारा है ओवर कंसोलिडेट नॉर्मली एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब नॉर्मली एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है और इसको हम लोग देखते हैं। एक है नॉर्मल और एक क्या है ओवर। नॉर्मल और ओवर से आप कुछ समझिए। एक नॉर्मल है और एक ओवर है। मतलब ओवर का मतलब कहीं ज़्यादा से नहीं लग रहा है कि ओवरलोडेड है। नॉर्मल मतलब कि एक जनरल है। ठीक, अब देखिए नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज दोज which are loaded for the first time to the present applied effective stress। इसमें क्या होता है, कोई भी सॉइल है उस पर फर्स्ट टाइम लोडिंग लग रहा है। ठीक, और इट मीन्स द पास्ट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस लोअर देन एट द प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, और सच सॉइल आर द मोर कंप्रेसिबल। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा ये एक 10 स्टोरेज या बिल्डिंग मान लीजिए ना, इसको सपोज कीजिए कि G+5 है। ठीक, ये सॉइल है हमारा। ठीक, और यहाँ पे पहले क्या हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसको हम अभी नहीं लोड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इस पे ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। ठीक, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे खड़ा कर दिए। ठीक, और यहाँ से क्या हुआ कि अभी ये पहले ये खड़ा कर दिए। अब बहुत दिन हो गए, 20 साल पहले का बना हुआ है। अब इसको तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है, जो कि रिकन्स्ट्रक्शन है। अब G+25 बनाना है। ठीक, और मान लीजिए तो इसमें क्या हुआ, अब आप देखिए इसके कारण मान लीजिए 5 फ्लोर्स है तो ऐड हुआ है। 5 फ्लोर्स क्या हुआ, ऐड हुआ है। तो अब यहाँ जो स्ट्रक्चर जो इस पर लोड पड़ेगा, अब तो पहले से ज़्यादा लोड होगा ना, क्योंकि इसका लोड भी ऐड आ गया। तो यहाँ पे अब ज़्यादा लोड पड़ेगा। ठीक, तो भी ज़्यादा सेटलमेंट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले जो लोड पड़ा था वो कम था। देखिए वाज स्ट्रेस, पहले जो इफेक्टिव स्ट्रेस इसमें जो अप्लाइड हुआ था वो कम था प्रेजेंट के तुलना में, अभी के तुलना में। अभी इसके कारण थोड़ा लोड बढ़ गया। ठीक, और उसके बाद कहता है अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस ऐसा क्या होता है, मोर कंप्रेसिबल होता है। और ओवर, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं ओवर कंसोलिडेटेड। ओवर कंसोलिडेटेड हमारा क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल आर दोज विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट ग्रेटर दैन एट प्रजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। अभी इफेक्टिव स्ट्रेस जितना अप्लाइड हुआ है उससे ज़्यादा लोड पहले लग चुका है। ठीक, तो क्या कर रहा है, ओवर कंसोलिडेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड कैन बी द डिफरेंशिएटेड द यूजिंग द ओवर कंसोलिडेशन। अब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के द्वारा पता करेंगे। अब देख लीजिए इसका एग्जांपल, ये अभी नहीं बन रहा है, 10 साल पहले बन रहा है। 10 साल पहले ये स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ये सॉइल है, हमारा पार्ट सॉइल है, और इस पे 10 साल पहले ये स्ट्रक्चर था। ठीक, ये मान लीजिए हमारा G+ जो भी 5 मान लीजिए, G+10 मान लीजिए G+10 है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो इस सॉइल पे कुछ ज़्यादा लोड लग रहा है ना इफेक्टिव स्ट्रेस। अब क्या हुआ 10 साल बाद, अब ये हटा दीजिए और ये थोड़ा कम, मान लीजिए G+2 कम कर दिए। अब कितना 10 था, अब कितना जगह, मतलब 2 कम कर दीजिए, अब हो गया G+8। हाँ, तभी यहाँ पे स्ट्रेस कम लगेगा ना, इफेक्टिव स्ट्रेस। समझ में आया। अब चलिए उसके बाद हमारा है, कहता है काउजेज ऑफ द ओवर कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेटेड, सॉरी इससे पहले था हमारा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड द प्री कंसोलिडेटेड। ओवर कंसोलिडेटेड को हम लोग बोलते हैं प्री कंसोलिडेटेड या प्री कंप्रेस सॉइल। इसका दूसरा नाम है, देख लीजिए नाम बदल के आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब कहता है सच सॉइल आर द लेस कंप्रेसिबल, हैव द ग्रेटर शियर स्ट्रेंथ एंड मोर
स्टेबिलिटी। अब क्या होगा, इस पे ज़्यादा लोड पहले से लग चुका है, तो अब जो होगा अब कम कंप्रेसिबल होगा और शेयर स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा लोड ले चुका है ये, और मोर स्टेबल होगा। फिर कहता है काउज ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेटेड, इसी का नाम है ना प्री कंसोलिडेटेड। तो ओवर कंसोलिडेटेड का कारण क्या है, कहता है इन द पास्ट ओवर बर्डन प्रेशर या सरचार्ज वाज प्लेस्ड विच इज रिमूव्ड लेटर। पहले मान लीजिए आज से 10 साल पहले ये इस फील्ड में साइट पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग था, जो कि अब नहीं, अब आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं, अब सिंपल बिल्डिंग बनाना है इसको, उसको तोड़कर, ठीक, या टूट गया हो किसी भी हादसा की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि कंसोलिडेशन 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 उसके बाद एक सेकेंड देखिए हमारा जो है कंटिन्यूअस इरोजन ऑफ द ओवर बर्डन सॉइल, ठीक। उसके बाद कहता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर विच कवर द सॉइल मास इन द पास्ट। अब क्या करा है, कंटिन्यूअस इरोजन ऑफ द ओवर बर्डन सॉइल, ओवर बर्डन जो हमारा सॉइल पे जो ओवर बर्डन था कंटिन्यूअस उसका इरोजन हुआ, ठीक। उसके बाद कहता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर विच कवर्ड अंडर सॉइल मास इन द पास्ट, ग्लेशियर का मेल्ट होने के कारण सॉइल में। फिर कहता है इफेक्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर विच इज लेटर एंड डिस्ट्रॉय द राइज ऑफ वाटर टेबल, जो हमारा वाटर टेबल ऊपर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया किसके कारण, कैपिलरी के कारण, द लेटर डिस्ट्रॉयड बाय द राइज ऑफ वाटर टेबल बढ़ गया, तो कैपिलरी से कारण हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक ना। तो इसके कारण क्या हो गया, हमारा इफेक्ट हुआ। और फिर कहता है ड्यूरिंग द ड्राई ऑफ सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस, सॉइल बिकेम द ओवर कंसोलिडेटेड एंड दिस प्रोसेस इज नॉन द डेसिकेशन ऑफ द सॉइल। अब डेसिकेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है, इसको समझ लीजिए आराम से। डेसिकेशन जो हमारा डेसिकेशन ऑफ द सॉइल जो होता है हमारा डेसिकेशन, ठीक, ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ सॉइल को जब ड्राई कर रहे हैं आप तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस इसका रिड्यूस हो गया। अब तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिकेशन बोलते हैं। If initially soil was the subjected to the downward seepage pressure but later seepage stopped, then the effective stress reduced। पहले क्या था, if initially soil was the subjected to the downward, हमारा जो सब्जेक्टेड था डाउनवर्ड सीपेज प्रेशर था, लेकिन अब क्या हुआ कि सीपेज स्टॉप हो गया है और इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। अब पता है आपको इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा, तो इसी कारण जब हमारा सीपेज स्टॉप हो गया है तो उसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है कि if there was the no seepage but laterally vertically upward seepage occur, the effective stress reduces। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक, कह रहा है कि if there was the no सीपेज नहीं हो रहा है हमारा, ठीक, कहता है but later vertically upward सीपेज occur, लेकिन पहले नहीं हो रहा था, वाज लग रहे हैं, पहले सीपेज नहीं हो रहा था लेकिन अब क्या है वर्टिकली अपवार्ड सीपेज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा। पहले वाला हम क्या पढ़े थे 6 नंबर पॉइंट में, 6 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि इनिशियली वाज द सब्जेक्टेड टू द डाउनवर्ड सीपेज प्रोसेस बट लेटर सीपेज इज द स्टॉप। पहले वाला हम देखिए क्या था, डाउनवर्ड सीपेज हो रहा था, डाउनवर्ड सीपेज पहले डाउनवर्ड सीपेज हो रहा था और अब सीपेज स्टॉप हो गया, फिर भी इफेक्टिव स्ट्रेस घट रहा है। अब सीपेज अपवर्ड हो रहा है फिर भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है कि घट रहा है। दोनों केस में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस घट रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द क्या है टेक्टोनिक, और फिर हमारा ओवर कंसोलिडेटेड, हाँ ओवर कंसोलिडेटेड होने का एक और कारण है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस। अब हमारा टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण भी हमारा ओवर कंसोलिडेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा है कि ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। अब ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होता है हमारा,
ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो को OCR हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, हमेशा वो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे OCR और NCR। NCR का मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड रेशियो, और इसका अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट टू द प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस। अब क्या हुआ, OCR इक्वल टू पहले जो आप पास्ट में कितना स्ट्रेस इस पे अप्लाइड कर चुके हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस, मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस टू द प्रेजेंट में अब तो कम ही है, ओवर कंसोलिडेटेड का यही डिफिनीशन ही है कि अब प्रेजेंट में इफेक्टिव स्ट्रेस कम है, तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन नहीं, ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये ज़्यादा है, मान लीजिए ये ऊपर में 5 है और नीचे में 3 है, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से तो ज़्यादा ही आएगा ना। 5/3 कीजिए तो इसका क्या होगा, 1.6 या हाँ 1.6 होगा या कुछ होगा, तो ये क्या होगा, 1 से ज़्यादा है, तो OCR का वैल्यू क्या होगा, 1 से ओवर कंसोलिडेटेड के लिए OCR का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉलिड्स के लिए OCR का वैल्यू 1 या 1 से कम होगा, क्योंकि ऊपर में अभी कम है अप्लाइड है और पहले ज़्यादा था, तो ये OCR जो होगा, NCR का वैल्यू क्या होगा, OCR, इसको भी OCR बोलते हैं, ठीक। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए भी OCR का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इसके ग्रेटर देन 1। फिर कहता है इफ द इफेक्टिव स्ट्रेस इन देन द सॉइल। अब सिग्मा नोट क्या है, पास्ट में अप्लाइड, सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, यदि पास्ट का ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा, और अभी का ज़्यादा है, पास्ट का कम था, तो इससे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका। और फिर हमारा चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपैक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन टेस्ट ऑन द ओडोमीटर टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट किससे करते हैं, ओडोमीटर। कभी कभी तो SSC JEE में हमारा यही क्वेश्चन पूछ देता है कि कंप्रेशन टेस्ट किससे करते हैं, तो ओडोमीटर से करते हैं, ओडोमीटर टेस्ट से हम लोग करते हैं कंप्रेशन टेस्ट। अब इसमें हम लोग क्या क्या है हम लोग को देखना, कहता है द टेस्ट इज कैरिड आउट इन द स्पेशल डिवाइस, द टेस्ट इज कैरिड आउट इन द स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द ओडियोमीटर या कंसोलिडोमीटर। देखिए इसी का आ गया निकनेम, क्या निकनेम है ना, ठीक। कंसोलिडोमीटर से क्या करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, और इसी का नाम है ओडियोमीटर टेस्ट। और विच कंसिस्ट ऑफ द बेसिकली क्या होता है, बेसिकली लोडिंग ऑफ द मैकेनिक एंड द स्पेशलिस्ट द मैकेनिक एंड द स्पेसिमेन कंटेनर नोन एज द कंसोलिडेशन सेल। एक कंसोलिडेशन सेल होता है, देखिए यहाँ पे है कंसोलिडेशन सेल हो गया हमारा, और कहता है अनडिस्टर्ब सॉइल स्पेसिमेन रिप्रेजेंटिंग इन द C2 सॉइल लेयर एंड द केयरफुली ट्रिम्ड and placed in the metallic confining ring which is the main component of the consolidation cell, ठीक। और कहता है the ring does not allow any lateral deformation of the soil and the porous stone and the disc are the provided at the top and bottom of the sample allow the drainage to the vertical direction the both way, ठीक। ये समझ में आपको आया। पहले मतलब कि केयरफुली ट्रिम्ड बोला, केयरफुली मतलब कि सॉइल का क्या हो गई, वो क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि केयरफुली वहाँ से लेना है, जहाँ से भी आप ले रहे हैं सॉइल को वहाँ से केयरफुली लेना है, और इसको मेटालिक कन्फाइनिंग में इसको प्लेस करना है कंसोलिडेशन सेल में। और फिर कहता है कि रिंग डज नॉट अलाउ टू एनी लेटरल डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद कहता है पोरस स्टोन आप लैब में देखिएगा, एक रहता है इस टाइप का, उसी का साइज का होगा, ऐसा रहता है, ठीक। दो गो, एक टॉप, एक बॉटम में, एक टॉप में लगाते हैं हम लोग, ये ऐसे ऐसे रहेगा, और इसको ऐसे ऐसे जब आप सॉइल का लैब कीजिएगा, तो अभी तो मैं लैब में नहीं हूँ, या मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा और उसको
वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है टू टाइप्स ऑफ द कंसोलिडेटेड सेल, टू टाइप्स ऑफ कंसोलिडेटेड सेल। कितना? दो टाइप का कंसोलिडेटेड सेल होता है। पहला पहला क्या होता है? फ्लोटिंग रिंग सेल, और दूसरा होता है फिक्स रिंग सेल। एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है फिक्स्ड। अब कहता है कॉमनली यूज इन द फ्लोटिंग रिंग टेस्ट एंड द कंप्रेशन अकर फ्रॉम द बोथ। हम तो फ्लोटिंग यूज करते हैं जनरली, और क्या होता है बोथ टॉप एंड कंप्रेशन कहाँ से अकर होता है? बॉटम और टॉप दोनों से होता है। while the fix while the fixed ring test the soil the somewhat is the less than the fixed ring test, and however the only fixed ring test and the drainage from the bottom porous and stone can be measured is control। क्या होता है? सिर्फ ड्रेनेज कहाँ से होता है? सिर्फ बॉटम से होता है। और उसके बाद हमारा क्या आता है? hence the measurement of the permeability of the soil can be made only on the fixed ring test। फिक्स रिंग टेस्ट। ठीक, ये हमारा डायल गेज है, ये हमारा लोडिंग बार है। आप लैब में जाइएगा और लैब में आपका होगा ये इंस्ट्रूमेंट, और देखिएगा इसको। ठीक, और ये हमारा हो गया, ये पूरा स्टोन है, ये सैंपल है पूरा स्टोन। दो है, एक होता है टॉप में, ये बॉटम में, दो लग गया पूरा स्टोन। और ये हमारा देखिए फ्लोटिंग रिंग टाइप का था, और ये हमारा क्या है? पूरा स्टोन, फिर पूरा स्टोन है, ये सैंपल। और ये हमारा ये यहाँ से चेंजिंग पोर वाटर, ये पिजोमेट्रिक लगा हुआ है, और ये फिक्स रिंग है। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या होता है? अब हमारा क्या है? स्पेसिमेन विच डिस्टेंस रिंग स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम द। कितना होता है डायमीटर? स्पेसिमेन का डायमीटर कितना होता है? 65 से लेके 110 mm, और थिकनेस जो इसका होता है 15 to 13 mm। इसका जो होता है डायमीटर, और इसका थिकनेस इतना, और ये डायमीटर इतना हो गया, और थिकनेस डायमीटर कितना होगा? 65 to 110, और थिकनेस इसका हो जाएगा 15 to 30 mm में। अब कहता है रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द हाइट, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द हाइट स्पेसिमेन बिटवीन कितना होता है? 2.5 से, रेशियो ऑफ द डायमीटर टू हाइट। देखिए ये SSCGL का क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट जो हमारा होता है, डायमीटर से हाइट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो 2.5 एंड 5 होता है। देयर इज द एविडेंस ऑफ द सजेशन दैट द रिजल्ट इफेक्टेड द स्पेसिमेन साइज स्पेसिमेन विच द लार्ज डायमीटर to height ratio suffer from the disturbance on the structure due to the trimming, and while those and the small regime with the greater side friction। ठीक, उसके बाद और जो हमारा है soil, the soil sample is loaded in the increment of the vertical stress, the under the each stress the sample is allowed to the consolidation till the little या no further compression it will the excess of pore water pressure। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद और यहाँ से क्या है कि कम्प्लीटली डेसिपेटेड, मतलब वाटर पूरा जब निकल जाता हो। फिर कह रहा है द लोड इज केप्ट 24 आवर। हम लोग लोड कितना आवर के लिए रखते हैं? 24 आवर के लिए। द स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या करा है? स्ट्रेस यूज कितना? द 25 50 एंड 100 240 एंड 80 इतना स्ट्रेस कॉमनली यूज करते हैं। कितना? 25 50 100 200 400 800। देख रहे हैं एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर कहता है वर्टिकल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिमेन इज मेजर बाय द मीन्स ऑफ द डायल गेज। अब क्या होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो डायल गेज से। ठीक, उसके बाद कहता है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ to determine the rate of compression under each stress increment, dial gauge reading are taken and the different escape times after a load placed or and schedule of the space time and the space of the 0.225 and 1 2.5
दिस मिनट्स, यानी 3 घंटा के लिए भी 240 मिनट है, कितना हो जाएगा 24, 4 घंटा हो जाएगा। फिर उसके बाद का टिल द लास्ट रीडिंग ऑफ द टेकन द 24। अच्छा रीडिंग लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग रीडिंग लेते जाते हैं। पहले लेते हैं इतना मिनट पे, 15 सेकेंड पे लेंगे, फिर 1 मिनट पे लेंगे, फिर इतना पे लेंगे, फिर इस तरह इतना 1 मिनट पे लेंगे, और ये करना 4 घंटा। और फिर लास्ट रीडिंग कब लेंगे 24 आवर पे। फिर कहता है अनदर शेड्यूल द कॉमन प्रैक्टिस, दूसरा शेड्यूल का 0.2 मिनट यानी 0.25 मिनट, फिर 15 और 0.30 मिनट, कितना 12 मिनट, कितना हो जाएगा ये 12 मिनट, 1 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट। ठीक, उसके बाद 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट है 120 मिनट दिस। उसके बाद कहता है कि 24 आवर एंड रीडिंग गिव्स द फाइनल कंप्रेशन अंडर द ईच स्ट्रेस इंक्रीमेंट। उसके बाद कहता है टू ऑब्टेन द वाइड रेशियो वर्सेस, हम लोग क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं वाइड रेशियो वर्सेस प्रेशर रिलेशनशिप। द इक्विलिब्रियम वाइड रेशियो इज computed with the help of the 24-hour reading after the consolidation under the last stress increment in over, and the specimen is loaded in the 2 या 3 stages and the soil allowed to the swell। क्या करते हैं हम लोग unloaded and the soil is the 3 stage and the soil allowed to क्या swell। तो कहता है only the final soil reading are the taken each under loading stage after the completion of the swelling and the consolidation ring with the soil specimen is taken and ड्राई किए, उसके बाद ओवर द डिटरमाइन किए वेट ऑफ द सॉलिड एंड फाइनल वाटर कंटेंट। फिर कहते हैं टेस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द IS कोड, कितना इसका IS कोड अगर पूछेगा ऑडोमीटर का जो IS कोड होता है कितना होता है, IS कोड कितना 27200 बोलिए सॉरी 2720 2720। और पार्ट कितना है, पार्ट हमारा हो जाएगा 15 और 1965 हमारा कोड कितना हो जाएगा, कोड हो जाएगा 2720 और पार्ट 15 पार्ट और 1965। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ वाइड रेशियो, हमारा क्या है कंप्यूटेशन ऑफ वाइड रेशियो। अब वाइड रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो वाइड रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो वाइड रेशियो एट द end of each increment period is known as the increment वाइड रेशियो। इंक्रीजमेंट वाइड क्या है, जो वाइड रेशियो हमारा इंक्रीज किया है गिवन पीरियड में, each इंक्रीजमेंट। ठीक, उसके बाद हमारा क्या कहा द इंक्रीमेंट वाइड रेशियो में बी फाउंड आउट ऑफ द फ्लोइंग 2 मेथड। अब हम लोग को वाइड रेशियो निकालने का 2 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, पहला मेथड है हमारा हाइट ऑफ द सॉलिड मेथड, हाइट ऑफ सॉलिड। दूसरा है चेंज इन द वाइड रेशियो मेथड। तो वाइड रेशियो निकालने का 2 मेथड है, पहला हाइट ऑफ द सॉलिड और दूसरा है चेंज इन द वाइड रेशियो मेथड। फिर कहते हैं कि हाइट ऑफ द सॉलिड मेथड, पहला मेथड लेके हम लोग चल रहे हैं हाइट ऑफ द सॉलिड मेथड। तो हाइट ऑफ द सॉलिड मेथड में हमारा क्या क्या होता है, हाइट ऑफ द सॉलिड मेथड। ठीक, हाइट ऑफ द सॉलिड मेटल में हमारा क्या होता है कि during the compression of the soil specimen the volume of the soil solid remains constant and while the volume of the voids decrease। अब किसका वॉइड डिक्रीज करेगा, सॉइल का जो हमारा सॉइल सॉलिड होता है, जो सॉइल मास है, सॉइल में मास का तो वॉल्यूम घटेगा नहीं क्योंकि वो सॉलिड है, तो घटेगा किसका, जो हमारा एयर जो वाइड्स मौजूद था वहाँ पे। ठीक, और वाइड हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स घटेगा फॉर द कांस्टेंट हाइट ऑफ द सॉलिड ओवर द एरिया स्पेसिमेन ए of the sample knowing the dry weight of the sample specific gravity height। जब हम लोग को पता रहेगा क्या ड्राई वेट ऑफ द सैंपल पता रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहेगा, हाइट ऑफ द सॉइल पता रहेगा। ठीक, और उसके बाद कंप्यूट कर लेंगे हम लोग क्या HS हाइट ऑफ द सॉइल HS। तो हम लोग हाइट ऑफ द सॉइल कैसे निकालेंगे, वेट
ठीक। और जी गामा डब्ल्यू बाई ए, जी गामा डब्ल्यू बाई ए, जी गामा डब्ल्यू बाई ए का क्या मतलब हुआ यहाँ पे हमारा, ये हमारा वेट है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ये ए, यहाँ से ये जाएगा क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, हाइट, हाइट इंटू एरिया क्या हो जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी लिखेंगे तो गामा इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा यूनिट वेट क्या हो जाएगा डेंसिटी का लाएगा ना, तो मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। इसको यहाँ से फिर कहता है नाउ, तो हमारा एच का फॉर्मूला क्या हो गया, एच एस का फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू एस बटा गामा इंटू डब्ल्यू गामा स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू ए। फिर कहता है नाउ द इक्विलिब्रियम वॉइड रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम लोग एच पता चल गया, अब यहाँ से वॉइड रेशियो निकाल लेंगे एच माइनस एच एस बाई एच एस, ठीक। और वहाँ से ये जो हमारा डब्ल्यू एस था ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, एरिया ऑफ रोटेशनल एरिया ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन, हाइट ऑफ द स्पेसिमेन, एंड ऑफ द पार्टिकुलर स्ट्रेस स्पेसिमेन, एच इज इक्वल टू एच वन प्लस डेल एच वन क्या है हाइट ऑफ स्पेसिमेन बिगनिंग द इंक्रीजमेंट, डेल एच क्या हो गया द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द अंडर द स्ट्रेस इंक्रीजमेंट, और एच एस क्या होगा हाइट ऑफ द सॉलिड, क्या हो गया हाइट ऑफ द सॉलिड। फिर कहता है द चेंज इन द वाइड रेशियो मेथड, ठीक, यहाँ से वाइड निकल गया हमारा, वाइड रेशियो निकल गया। अब दूसरा मेथड जो हमारा है चेंज इन द वाइड रेशियो मेथड, अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फिगर आप देख लीजिए, ये वाइड से ये सॉलिड मार्क्स है, सॉलिड मार्क्स है, सपोज किए कि 1 है, तो ठीक। और उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम इतना हुआ जो कंप्रेस होने के कारण चेंज इन वॉल्यूम इतना, और उसके बाद हमारा क्या हो गया in this method assume the specimen the fully saturated and end of the test। इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा सॉइल क्या है फुल्ली सेचुरेटेड है, क्या है स्पेसिमेन, सॉइल स्पेसिमेन इज फुल्ली सेचुरेटेड एंड ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के लास्ट तक हमारा क्या है सेचुरेटेड है। फिर कहता है वॉइड रेशियो, कहता है नाउ वॉइड रेशियो ऑफ द सेचुरेटेड सॉइल एंड ऑफ द टेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से निकालेंगे, तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जे, एस क्या है सेचुरेटेड सेचुरेटेड सॉइल एस, और फिर उसके बाद ई वाइड रेशियो हो गया, गामा क्या है डब्ल्यू क्या हो गया वाटर कंटेंट, फाइनल वाटर कंटेंट ऑफ द एंड ऑफ द टेस्ट, और जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है कि आगे हमारा है कहता है इफ़ द चेंज इन द वॉल्यूम द कॉन्सिक्वेंस द डिक्रीज इन द वाइड रेशियो, अब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या हो गया वॉल्यूम चेंज होगा तो वाइड रेशियो भी चेंज होगा, ठीक। तो वॉल्यूम चेंज डिक्रीज इन द वाइड रेशियो डिक्रीज करेगा, ठीक। तो चेंज इन हाइट बटा ओरिजिनल हाइट, तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल एरिया तो कांस्टेंट लेके चले हैं ना, तो एरिया यहाँ क्या ऊपर भी एरिया से डिवाइड कर दिया नीचे भी एरिया से, ये भी वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या हो गया हाइट इक्वल टू चेंज इन हाइट, चेंज इन वाइड रेशियो 1 प्लस वाइड रेशियो, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद कहता है वेयर द ई नोट इज द इनिशियल वाइड रेशियो ऑफ द सैंपल बिफोर एनी कंप्रेशन, फिर कहता है नाउ नोइंग द डेल एच एंड डेल, हम लोग जब हम लोग को पता रहेगा डेल एच पता रहेगा, एच पता रहेगा और वाइड रेशियो, तो कैलकुलेट द चेंज इन द वाइड रेशियो, चेंज इन, तो हम लोग को जब इनिशियल वाइड रेशियो वगैरह सब पता है, चेंज इन हाइट पता है, वाइड रेशियो पता है, तो हम लोग चेंज इन वाइड रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है यहाँ से। फिर कहता है नो द चेंज इन वाइड रेशियो, तो इंक्रीज इन क्या होगा इंक्रीज वाइड रेशियो एट द एंड ऑफ द एवरी इफेक्टिव स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम लोग को इनिशियल वाइड रेशियो पता है, चेंज इन वाइड रेशियो पता हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब जब वाइड रेशियो एंड ऑफ द एवरी इफेक्टिव स्ट्रेस पर हम लोग निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे चेंज इन द वाइड रेशियो कैन ऑल्सो बी फाउंड एट द डायरेक्टली, अब चेंज इन द वाइड रेशियो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, तो चेंज इन हाइट बाय क्या बोलते हैं इसको हाइट, और उसके बाद 1 प्लस ई इफेक्टिव वाइड रेशियो, कहता है चेंज इन द वाइड रेशियो अंडर द each stress increase when calculate the above the formula working from the backward from the
फ्रॉम द नॉन वैल्यूज एंड EF एंड द उसके बाद कहता है इफ द इक्विलिब्रियम द वाइड रेशियो एट द एंड ऑफ द ईच स्ट्रेस इंक्रीज कैन बी इरेक्टेड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आएगा क्वेश्चन, अब उसके बाद हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं 9.1, और 9.1 देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला नहीं क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड एट द कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन द फुल्ली सेचुरेटेड स्पेसिमेन। ठीक, इनिशियल वाइड रेशियो इनिशियल हाइट दे दिया है, इनिशियल हाइट दे दिया है, मान लीजिए इनिशियल हाइट एच का वैल्यू दे दिया है। फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन दे दिया है 75 mm², स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का वैल्यू दे दिया है 2.7, वाटर कंटेंट फाइनल दे दिया है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से अप्लाइड इस तरह का अप्लाइड लोड हो रहा है। पहले कितना हुआ 0, फिर कितना 50, फिर कितना 100, फिर कितना 200, फिर 400, फिर 800, फिर लास्ट में कितना 0। फिर कहता है फाइनल डायल गेज में रीडिंग कितना शो कर रहा है 100 mm इंटू रीडिंग डिफ्लेक्शन जो है हमारा कितना इतना mm में चेंज इन हाइट कितना 100 349 49 59 499 एंड दिस फिर कहता है कैलकुलेट द वाइड रेशियो और द करस्पॉन्डिंग टू द ईच करस्पॉन्डिंग टू द ईच। उसके बाद हमारा कहता है कि द फाइनल MC एंड सॉरी वाटर का यहाँ से हमारा ये उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है ये सब, और हमारा वाटर कंटेंट दे दिया है WC, क्या है वाटर कंटेंट। ठीक, फाइनल वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा 0.39 हो गया, और फाइनल वाइड रेशियो क्या हो गया, फाइनल वाइड रेशियो हमारा वाटर कंटेंट पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो अगर सेचुरेटेड सॉइल है तो इसीलिए हमारा कितना हो गया 1.08 हो गया। सिंस द consolidometer gives the change in height and the work out E and the del L first इक्वेशन, जो अभी हम लोग सॉल्व किए इक्वेशन देखे थे थ्योरी पार्ट में, उसी से हम लोग निकालेंगे। ठीक, डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला था ना डेल एच बाई एच नोट एंड डेल वाइड रेशियो 1+E। अब इसमें हमको क्या क्या पता है वो सब देख लेते हैं, और उसके बाद चेंज इन वाइड रेशियो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऊपर चला गया। और इनिशियल हाइट इतना है, फाइनल हाइट कितना आ जाएगा, फाइनल इनिशियल इतना है तो यहाँ से फाइनल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फाइनल हाइट ऑफ द स्पेसिमेन इज इक्वल टू 20 माइनस डेल एच। ठीक, डिक्रीज हुआ है ना, तो डेल एच जो घटा होगा वही है, तो डेल एच हमारा कितना आ जाएगा, फाइनल हाइट कितना आ जाएगा, फाइनल हाइट यहाँ दिया हुआ है 366 माइनस इनिशियल हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ से, तो डेल एच का वैल्यू हमारा 0.66 आ गया, डेल एच का वैल्यू सिर्फ आया। अब यहाँ से फाइनल हाइट निकाल लेंगे 13.34 mm आया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारा कहता है यूजिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ एच एंड ई। ये देखिए आप वैल्यू उसका पुट कीजिए और यहाँ से चेंज निकाल लीजिए, बस कैलकुलेशन है। उसके बाद यहाँ तक निकाल लिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा कहता है कि ठीक यहाँ से ई का वैल्यू निकाल, ठीक है समझ में आ गया। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9.2। ठीक है, थैंक यू।